नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कि 11th क्लास का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे 11th क्लास की प्रेजेंट टाइम की जो एनसीईआरटी बुक चल रही है उसमें जितना था उतना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था समिश्र संख्याओं के nवें मूल ज्ञात करना। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके रूट्स हमने निकाले थे, n रूट्स निकाले थे। किस तरीके से निकालते हैं ये चीज हमने पिछली क्लास में सीखी थी। अब स्पेशल हमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इकाई के घनमूल, यानी एक का घनमूल। तो देखिए, एक जो है उसका घनमूल हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक का घनमूल कितना होता है, एक होता है। यही हमने पढ़ा है, ये बात है भी सही कि एक होता है। लेकिन पीछे हमने पढ़ा था कि कोई भी जो संख्या है, समिश्र संख्या है, उसके अपन n मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अगर घनमूल निकालना है, इसका मतलब इसके 3 मूल होंगे तो 2 मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो वास्तविक मूल तो इसका एक ही होता है, लेकिन 2 वो काल्पनिक होते हैं, यानी मतलब वो समिश्र संख्या होती है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि z कोई समिश्र संख्या है, ठीक है ना, और उसके घनमूल निकालना, और z की जगह हमने एक ले लिया। एक भी एक समिश्र संख्या लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक संख्या समिश्र संख्या होती है क्योंकि उसमें समिश्र संख्या तो है वो कि z बराबर 1 प्लस 0 आएगा, क्योंकि उसमें काल्पनिक भाग 0 है। ठीक है, तो 1 जो वो एक समिश्र संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए एक जो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका जो घनमूल है वो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इसका जो घनमूल निकाला था अपन ने वो कितना आया था, 1 -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 और -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2, ये थे। ठीक है, इसको 1 और इसको हमने ओमेगा लिखा था, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा था। ये पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर भी अगर करना चाहें तो z का हम घनमूल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और z बराबर हमने निकाल लिए, z बराबर हमने सॉरी एक इकाई का घनमूल निकालना चाह रहे हैं, इकाई का घनमूल निकालना चाह रहे हैं, इसके बराबर हम मान लेते हैं z है। ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, z क्यूब, और z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। z कॉमन, z माइनस 1 इसके फैक्टर करेंगे क्या होगा, z स्क्वायर प्लस z और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो z बराबर 1 हो गया, और यहां से अगर आप z बराबर इसको सोल्व करके निकालोगे तो वो आएगा अपने पास -1, यानी z का जो मान आएगा -1 प्लस माइनस √3 आइटा अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, निकालें तो ये आएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो सीखा था उसमें जो n मूल निकालने थे वहां पर हमने n की जगह 3 करके निकाला था। ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। अब जो इसमें प्रश्न आते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न आते हैं और इजी प्रश्न है ये। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी अगर हमें होगी तो हम इसके आसानी से प्रश्न जो है वो सोल्व कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि इकाई के घनमूल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब इकाई का घनमूल हमें देखना है, मतलब एक का घनमूल। ठीक है, और वो हमने क्या देखा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है ये मैं एक साइड लिख देता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखना इन तीनों को जोड़ते तो इनका योगफल 0 आएगा। तो एक तो चीज ये याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और जितने भी मूल आए उन मूलों का गुणनफल अगर देखें तो मूलों का गुणनफल क्या था कि मोड ऑफ z की पावर n-1 इंटू मोड ऑफ z की पावर n-1 इंटू सॉरी -1 की पावर इंटू मोड ऑफ z इंटू जेड, ये पढ़ा था, इंटू जेड, ये हमने पढ़ा था। जब z आपके z के
अपन एन एन में मूल निकाले थे, वहां पर मैंने इनके गुणधर्म बताए थे कि भी जो एन एन में मूल आएंगे ना, उनका गुणनफल जो है वो क्या होगा, -1 की होल पावर n - 1 इंटू जेड होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जेड कौन है, 1 है, और एन की जगह कितना 3, तो 3 की घात एक करेंगे तो 2, और माइनस की घात अगर सम है तो उसका मान क्या होगा, प्लस होगा। तो इसलिए इसका जो गुणनफल आएगा तीनों का, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनका गुणनफल 1 आएगा, और इस बात को हमें लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो एक बात अपने को याद रखनी है कि ओमेगा की घात 3, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब अपने पास अगर ये पूछ ले कि ओमेगा की घात 2025, इसका मान बताओ कितना होगा, जहां ओमेगा इकाई का एक मूल है। ठीक है, इकाई का कोई सम्मिश्र मूल है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि ओमेगा की घात 2025 का मान बताओ कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें 3 का भाग दे लेना है, और जो शेष बचे वही लिख देना है। तो 3 का भाग देंगे जिसमें, यानी 2025 में 3 का भाग दोगे तो कितना, 6 × 18, फिर बचेंगे 2, 7 × 21 और 5, मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे 3 का भाग नहीं शेष बच रहा है, तो अगर शेष 1 बच रहा तो ओमेगा की घात 1 आ जाएगी, शेष 2 बच रहा तो ओमेगा की घात 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना कि सम्मिश्र से इकाई के घनमूल जो है, उनके घनमूलों का जो योग वो तो आएगा 0, और उनका गुणनफल वो आएगा 1। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं मैं, वो ये है कि चलो पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। और देखो हमने क्या देखा कि इकाई के घनमूल निकाले अपन ने, क्या क्या, 1 -1 प्लस √3 बटे में 2 इंटू आइटा, एक तो ये देखा, और एक -1/2 और -√3/2 इंटू आइटा, मतलब वो 2 बटे में जो लगा रहा था ना, वो 2 अलग अलग भाग दिए 2 का, ये काम कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर हम इसको आर्गेंटल में लिखे तो क्या लिखेंगे इसको, ये आपका क्या था, वास्तविक अक्ष थी, ये काल्पनिक अक्ष थी। अगर इसको लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 1 है वो तो यहाँ आएगा। ठीक है, और -1/2 यानी आपका रियल पार्ट है वो तो नेगेटिव, तो इस साइड, और इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव यानी ऊपर, तो ये आ गया अपना यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट ये क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों को अगर मिलाएंगे, तीनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं, तीनों पॉइंटों को अगर मिलाते हैं, तीनों पॉइंटों को अगर मिलाते हैं, तो अपने पास एक त्रिभुज बनता है ABC, एक त्रिभुज बनता है। पहली बात तो यह है कि ये त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज ABC क्या होगा, ABC क्या है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा, समबाहु त्रिभुज को अगर इसका एक परिगत वर्त खींचे, परिगत वर्त कौन सा होता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, परिगत वर्त कौन सा होता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, तो वो होता है इसका परिगत वर्त। ठीक है, थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना है, तो जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरेगा वो क्या है, परिगत वर्त। परिगत वर्त की त्रिज्या जो है वो क्या होगी, यानी परिगत वर्त, परिगत वर्त, इस परिगत वर्त का केंद्र जो है ना वो क्या होगा, केंद्र तो होगा हमेशा इसका 0 0। ठीक है, और त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, त्रिज्या होगी इसकी इकाई 1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि इकाई का घनमूल, इकाई के घनमूल जो है वो एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और समबाहु त्रिभुज का अगर परिगत वर्त खींचे तो उसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु 0 0 होता है, और उसकी त्रिज्या इकाई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 1 की घात 1/4 यानी इकाई का 4 मूल निकालें, ठीक है, तो इकाई के 4 मूल अगर हम निकालेंगे तो वो देखना बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे मान लो अभी इसके बराबर हम जेड माने, तो जेड की घात 4 बराबर 1, और जेड की घात 4 -1 इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर -1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इनको अगर दोनों इसको 0 बराबर करोगे तो जेड स्क्वायर -1 बराबर 0, तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, +-1, और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, +- आइटा, ये तो आएगा। ठीक है, तो जेड के 4 मान आ गए, कौन कौन से आ गए, 1, -1, आइटा और माइनस आइटा। तो जेड यानी इकाई के 4 मूल अगर निकालेंगे, इकाई के 4 मूल निकालें तो वही आएंगे। अगर हम इसको डायग्राम अगर बनाएं इसका, यानी आर्गेट तल में इसको दिखाएं, तो देखो 1 ये हो गया, -1 ये हो गया, आइटा ये हो गया, और माइनस आइटा
ये होगा। अगर इन चारों शीर्षों को मिलाएं तो हमारे पास एक चतुर्भुज बनेगा, और वो चतुर्भुज क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, यानी वर्ग बनेगा। और इसके जो केंद्र, इसके परिगत अगर वर्ग खींचेंगे, ठीक है, तो उसका केंद्र तो क्या होगा, 0 0 होगा, और इसका त्रिज्या जो होगा क्या होगी, इकाई होगी, यानी त्रिज्या इसकी 1 होगी। तो यहां से हमने क्या देखा कि इकाई के चाहे आप एनवे मूल निकाल लो, इकाई के चाहे एनवे मूल निकाल लो, वो मूल हमेशा एक समबाहु बहुभुज का निर्माण करेंगे। समबाहु बहुभुज यानी कोई बहुभुज बनेगा जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। तो समबाहुभुज का निर्माण करेगा, और समबाहुभुज के परिगत अगर कोई वर्ग खींचेंगे तो उस वर्ग का केंद्र तो हमेशा होगा 0 0, और उसकी त्रिज्या होगी हमेशा 1। तो बात यह है कि इकाई के अगर एन एनवे मूल निकालें, इकाई के एन एनवे मूल निकालें, तो वो हमेशा एक समबाहुभुज का निर्माण करेंगे, और समबाहुभुज के अगर परिगत वर्ग खींचे तो उस वर्ग की त्रिज्या हमेशा मूल बिंदु होगी, और उसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु होगा, और त्रिज्या उसकी 1 होगी, ठीक है। ये चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें कोई पूछी जा सकती है, कोई स्टेटमेंट में पूछ ले, ठीक है। जैसे मान लो कहेगी इकाई के 4 मूल और एक कौन सी आकृति निर्माण करेंगे, तो उसमें आयत भी दे दिया, समानांतर चतुर्भुज भी दे दिया, वर्ग भी दे दिया, और समचतुर्भुज भी दे दिया। तो उस स्थिति में वो क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। वर्ग इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखो डायग्राम से पता चलता है कि यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और वैसे भी देखो ये जो कोण बनेंगे ना, ये कोण, क्योंकि समचतुर्भुज में जो त्रिभुज आपके समचतुर्भुज के अंदर भी वो जो आपके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ तो कोण चाहे समचतुर्भुज और चाहे वर्ग हो समान ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो कोण है ना ये समान आएंगे, तो ये बात है अपनी उसकी ज्योमेट्री की अपनी यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक आपका थ्योरेटिकल प्रश्न था जो अपने को याद रखना है, क्योंकि कोई पर्सन पूछ ले कि इकाई के एन एनवे मूल जो है वो अगर आर्गन तल में दिखाए तो कौन से आकृति निर्माण करेंगे, तो वो कोई बहुभुज बनाएगा या एक समबाहुभुज बनाएगा। तो समबाहुभुज बनाएगा, हमेशा भुजा सभी की समान होंगी, ठीक है ना। समबाहुभुज बनेगा, चाहे समबाहु त्रिभुज बने या वर्ग बने या समपंचभुज बने या समषष्ठभुज बने, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके परिगत वर्ग खींचोगे, उसका केंद्र हमेशा 0 0 आएगा, त्रिज्या उसकी हमेशा 1 आएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये जो प्रश्न है ना, इस जो मैंने लिखा अभी इकाई के घनमूल, इसमें से एक प्रश्न जो है ना वो कई बार प्रश्नों में एग्जाम में पूछा गया है, और इस टाइप का प्रश्न से मैं जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न से ही मैं शुरुआत करता हूँ। और प्रश्न अपना ये है एग्जाम में हुआ, हाँ ये 2016 के एग्जाम में आया प्रश्न है, ठीक है। 2013 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, काल्पनिक घनमूल है, तो काल्पनिक घनमूल है, तब आपको क्या कर रहा है, तब क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 5 और गुणा में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 5, इसका मान पूछा क्या आएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। देखो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो इस माइनस ओमेगा को मैं छोड़ देता हूं और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेता हूं। यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा तो पहले से है ही, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसका मान माइनस ओमेगा और हो जाएगा, और इसकी घात 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 प्लस ओमेगा का मान कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर को आगे लेके जाओगे तो 1 प्लस ओमेगा का मान होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो पहले से है, यानी 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी घात 5, ठीक है। ये कितने हो गए, माइनस ओमेगा यानी माइनस 2 ओमेगा इसकी घात 5 और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की इसकी घात 5 है। माइनस 2 की घात 5 माइनस
भाई घात माइनस की संख्या और उसी के ऊपर घात विषम है तो माइनस आएगा, माइनस 2 की घात 5 और ओमेगा की घात 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी क्या बनेगा, माइनस 2 की घात 5 और ओमेगा की घात 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 यानी 2 की घात 10। ओमेगा की घात 10 तो ये रही, और सॉरी 5 तो ये रही, 10 ये रही, गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, तो ओमेगा की घात 15 और 2 की घात 10 और ओमेगा की घात 15, क्या आएगा मान इसका, ओमेगा की घात 15 मतलब ओमेगा की घात 3 के बराबर ही तो है, क्योंकि 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 3 का भाग अगर पूरा पूरा जाए तो इसका मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 की घात 10 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न और है जो वो भी अच्छा प्रश्न है, और देखो इस टाइप का प्रश्न भी अगर एग्जाम में आता तो कैसे करना उसको। प्रश्न ये अपना कि वही बात है कि ओमेगा जो वो इकाई का काल्पनिक घनमूल है, और ये दे रखा कि इस प्रकार से यदि ये लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 4, और इस प्रकार से 1 माइनस ओमेगा की घात 4 1 माइनस ओमेगा की घात 4 प्लस ओमेगा की घात 8, और इस प्रकार से 2n गुणनखंड है। ठीक है, तो कह रहा है इसका मान बताओ कितना होगा। मतलब ये जो गुणनखंड दे रखे हैं ना, ये टोटल कितने हैं, 2n गुणनखंड है। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, ऑप्शन अपना दे रखा है 2 की घात इन 2, एक तो ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ 2 की घात n, और तीसरा लिखा हुआ है 2 की घात 2n, और चौथा लिखा हुआ है 1। पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो आप एन का मान एक बार n बराबर 1 रख लो, एक तो ऑप्शन से करना चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, n बराबर 1 रख लो। n बराबर 1 रखेंगे इसका मतलब 2 गुणनखंड लेने हैं भाई, n बराबर 1 रखा तो 2 गुणा 1 2 ही तो होगा, तो इसका मतलब अपने को 2 गुणनखंड लेने हैं। तो 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर ले लो इनमें से, तो एक फैक्टर दियो कर, दूसरा फैक्टर ये, दोनों ये ले लो और इसको सोल्व कर लो क्या आता मान इसका। तो देखो मान कितना आएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा की घात 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा तो है ही, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी माइनस ओमेगा, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का 4 3 1, तो ये बन गया ओमेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का ओमेगा तो माइनस के 2 ओमेगा, और ये बन गया 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, गुणा कर लो, तो ये 2 दूनी 4 और ओमेगा का 3, तो आंसर कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि अपना अगर हम n बराबर 1 लेते हैं ना तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब अपने ऑप्शन जो है उसमें n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखेंगे तो देखो इसका तो 2 आ रहा था, 2 है नहीं इसमें, ठीक है, एक ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट गए। n बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये कितना आता है, 2 आता है, ये भी कट गया। n बराबर 1 रखते हैं 2 की घात 2 मतलब 4, तो एक ही ऑप्शन मिल गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया एक तरीका तो ये। ठीक है, दूसरा तरीका तो अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं ना तो उनको थोड़ा इस टाइप से भी कर लेना चाहिए, तब कि अपने समय की बचत हो जाए। ठीक है, और बाकी एक तरीका और भी है, वो क्या है कि देखो अपने पास ये है कि ये कितने गुणनखंड है, 2n गुणनखंड है। ठीक है, तो 2n गुणनखंड है तो एक काम करते हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की घात 2, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और इसका एक गुणनखंड और लिख देता हूँ आगे। ठीक है भाई, 3 दे रखे थे अपने क्वेश्चन में, एक चौथा इससे आगे और आएगा, वो अपन देखो इससे सिमेट्री से देखेंगे। एक तो 1 आएगा, फिर ओमेगा की घात 1, फिर 2, फिर 4, तो अब की बार कितना हो जाएगा, 6 माइनस ओमेगा की घात 6, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया कितना, देखो क्या दे रखा है इसमें, 8 ही दे रखा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 1 1 2 4 और यहाँ पर करो आप
ओमेगा की घात 8 और फिर 8 दूनी 16 प्लस ओमेगा की घात 16। मतलब 1 2 3 और 4 गुणनखंड ले लिया मैंने। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दो दो ले करके दो दो एक साथ लेता हूँ। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का 4। ठीक है ना, एक तो ये ले लिया। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूँ 1 माइनस ओमेगा की घात 4 प्लस ओमेगा का 8 और गुणा में 1 माइनस ओमेगा की घात 8 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की घात 16। ठीक है, ये और अब कितने हो गए, n गुणनखंड हो गए, n गुणनखंड। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की घात 4 यानी ओमेगा ही बनेगा भाई, ओमेगा की घात 3 का मान 1 होगा तो ये ओमेगा बनेगा। तो देखो 1 प्लस ओमेगा, इसको मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस ओमेगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, इसको और कर लेते हैं, 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा का 4 उसको ओमेगा का 3 लिखेंगे तो वो तो 1 बन गया। ये तो बताया था कि भाई ऊपर जो घात उसमें 3 का भाग दे तो शेष बचे वो लिख दो, तो 4 में 3 का भाग दो, एक शेष बचेगा आ गई, या 8 में दोगे 3 का भाग 2 शेष बचेगा वो आ गई। और यहीं पर इसी प्रकार से इसमें भी कर दो और प्लस ओमेगा। ठीक है, एन गुणनखंड माइनस 2 ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर बन गई। इसी प्रकार से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, इसको सोल्व किया तो 1 प्लस ये ओमेगा की घात 2 आएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर एन गुणनखंड। ठीक है, माइनस माइनस गुणा के प्लस 4 4 और ओमेगा की घात 3 माइनस माइनस गुणा के प्लस 4 ओमेगा की घात 3 4 4 16 और ओमेगा गुणा ओमेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, एक मिनट रुको, देखो क्या आएगा आंसर, मतलब एन गुणनखंड है ना, एन गुणनखंड, एन गुणनखंड है। ठीक है, थोड़ा सा पर माइंड मिस हो गया था, ये 4 गुणा 4 और गुणा एन गुणनखंड, मतलब 4 वो एन बार आएगा तो 4 की घात एन है क्या वैसे ऑप्शन, 4 की घात है नहीं था उसमें, 2 की घात 2 एन था शायद, तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 और फिर उसकी घात 2 और घात एन, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 एन। ठीक है, तो ये आंसर होगा इस तरीके से। लेकिन इस टाइप प्रश्न आए ना तो एन बराबर 1 या 2 रख के कर लो, 1 रख लोगे तो उससे हो जाए, अगर 4 ऑप्शन अलग आ जाए तो ठीक आंसर मिल जाएगा, अगर 2 ऑप्शन कहीं जैसे आ भी गए तो एन बराबर 2 रख के कर लो। ठीक है, तो इस टाइप प्रश्न जो है ना वो इस टाइप से कर लेने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एन का मान रख लेना चाहिए, एन बराबर 1 2 3 इस प्रकार से मान के कर लेना चाहिए। ठीक है ना, उससे आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑप्शन मैच कर लो। अब और आगे बढ़ते हैं, देखो एक प्रश्न है अपना, और ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आरपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। यदि एल्फा और बीटा, यदि एल्फा व बीटा समीकरण दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, के मूल हैं, तब वह समीकरण याद करो, तब वह समीकरण ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसके मूल एल्फा की घात 11 और बीटा की घात 7 है, एल्फा की घात 11 और बीटा की घात 7 है, वो मूल अपने को निकालना है। ठीक है,
देखो समीकरण ये दे रखा है, अब इसके दो मूल है, घात दो तो मूल तो दो ही आएंगे। तो पहले इसका मान निकालते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी, द्विघाती सूत्र यूज करेंगे। तो माइनस बी यानी माइनस एक प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह एक है, सी की जगह एक है तो 4 आ जाएगा। और बट्टे में 2a की जगह पर एक है। एक्स बराबर माइनस एक प्लस माइनस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 बटे 2। एक्स बराबर माइनस एक प्लस माइनस रूट 3 आइटा बटे 2। ठीक है, अब देखो एक्स का मान आ गया। अब अगर हम देखें इसको तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एक प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2 और एक्स बराबर माइनस वन माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। इसको अपन क्या कहेंगे, एल्फा, और ये तो अपना क्या है, एल्फा है, और ये अपना क्या है, बीटा है। ठीक है, तो एल्फा बराबर यानी इसको हमने क्या कहा था, ओमेगा, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ही तो बन गया भाई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसी को तो कहा था अपन ने, इकाई घनमूल तो है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यानी एल्फा बराबर ओमेगा, एल्फा बराबर ओमेगा, तो एल्फा की घात 11 है तो ओमेगा की घात 11 और ओमेगा की घात 11 का मान कितना हो जाएगा, यानी ओमेगा की घात 2। ठीक है, इसी प्रकार से बीटा बराबर कितना है, ओमेगा स्क्वायर, और बीटा की घात कितनी निकालनी है, बीटा की घात 7, मतलब ओमेगा स्क्वायर की घात 7 तो 7 दूनी 14। तो यहां से अगर आप निकालोगे सत्रह 11 है, क्या है शायद पर्सनल मिस्टेक, मिस हुआ है, क्या लिखा गया है, 19 है शायद, 11 की जगह 19 है, 11 की जगह 19 करोगे एक बार। ठीक है ना, पर्सन इसी टाइप का आएगा, ये 19 करोगे तो 19। ठीक है, 19 करो तो ये आएगा ओमेगा। ठीक है, और बीटा की घात है 7। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को समीकरण चाहिए जिसके मूल आपको ये दे रखे हैं। तो एक तो मूलों का योग चाहिए और एक मूलों का गुणनफल चाहिए। तो मूलों का योग यानी अल्फा की घात 19 प्लस बीटा की घात 7, बीटा की घात 7 कितना आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये था -1। और एक चाहिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7 दोनों गुणा करोगे तो ये तो ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया, ओमेगा की घात 3 होगा, उसका मान हो गया 1। अब समीकरण जो चाहिए ना अपने को, जो समीकरण अपने को चाहिए, क्योंकि जिसके मूल्य है वो समीकरण चाहिए। तो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा की घात 19 प्लस बीटा की घात 7 मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये तो था सूत्र, ये अपन ने बहुपद बढ़ाया ना, वहां पर पढ़ रखा है। द्विघात समीकरण लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, एल्फा की घात 19 बीटा की घात 7 कितना आ गया, -1 और इंटू एक्स, मूलों इनका गुणनफल कितना आ गया, 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया अपने पास एक समीकरण, दिया समीकरण। तो ये समीकरण का मूल समीकरण वापस वही आ गया। तो ये वही समीकरण है जिसके मूल यानी ये जो समीकरण है ना, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 19 भी उसी समीकरण के मूल होंगे। देखो यही समीकरण आएगा अपने पास। तो ये पूछा था, हो सकता कई बार समीकरण चेंज भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आज की क्लास में अपन यहीं तो पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पर और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।